दूर हो दुख के अंधियारे, सुख समृद्धि प्यार मिले, पुष्पों की तरह महके जीवन, हर सपना साकार मिले। दीपावली के अवसर पर यही कामना करते हैं, कोरोना मुक्त हो देश हमारा, खुशियों का अंबार मिले। दीपावली के पावन अवसर पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों भाइयों, आज के दिन हम विघ्ननाशक देवता भगवान गणेश और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा मंगलकारी एवं पवित्र पदार्थों से करते हैं। जब मंगलकारी एवं पवित्र पदार्थों की बात आती है तो उनमें से हल्दी सबसे प्रमुख है। हल्दी का प्रयोग न केवल पूजा अर्चना में बल्कि मसाले एवं औषधि के रूप में भी किया जाता है और हल्दी की हर साल हमको प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है। तो प्रचुर मात्रा में आवश्यकता के लिए हल्दी की प्रतिपूर्ति वैज्ञानिक खेती से की जा सकती है। आज दीपावली का पावन पर्व है। घर आंगन दियों की रोशनी से जगमगा रहा है। हमारी माताएं बहनें पूजा का थाल सजाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा में व्यस्त हैं। आपने पूजा के थाल को कभी ध्यान से देखा है? पूजा के थाल में रोली, चंदन, अक्षत, फल फूल के साथ साथ हल्दी भी अवश्य होती है। हल्दी को पवित्र एवं मंगलकारी माना जाता है। मान्यता तो यहां तक है कि हल्दी के प्रयोग से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता आती है। हमारी बहनों ने घर के आंगन में जो आकर्षक और सुंदर रंगोली बनाई है उसमें भी हल्दी का प्रयोग किया गया है। भारतीय संस्कृति में कोई भी मांगलिक कार्य हो, हल्दी के बिना तो पूरा ही नहीं हो सकता। और तो और वैवाहिक कार्यक्रम में तो दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने की एक रस्म होती है। हल्दी का महत्व जितना पूजा पाठ में है उतना ही हमारे घर की रसोई में भी है। भारतीय व्यंजनों की कल्पना हल्दी के बिना तो बहुत मुश्किल है। भारतीय मसालों में हल्दी को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। हल्दी के औषधीय गुणों के कारण औषध शास्त्र में भी हल्दी का उल्लेख प्रमुखता से मिलता है। हल्दी में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ई, सी, के, कॉपर एवं जिंक भी पाया जाता है। और हल्दी का प्रयोग हम प्राचीन काल से शरीर के शोधन, सूजन को कम करने एवं पाचन तंत्र को सुधारने में करते चले आ रहे हैं। अब तो शोधों द्वारा यह भी ज्ञात हो चुका है कि हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक तत्व कैंसर रोग से लड़ने में भी सहायक सिद्ध होता है। हल्दी का प्रयोग हम विभिन्न उद्योग धंधों में करते आ रहे हैं, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाले उद्योग धंधों में भी इसका प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। हल्दी जो कि इतनी गुणकारी है और विभिन्न रूपों में हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन गई है, तो हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हल्दी की खेती किस तरह से की जाती है। तो आइए चलते हैं हल्दी की खेती की जानकारी लेने के लिए। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मोबाइल फोन के माध्यम से जुड़ रहे हैं एनवीआरआई लखनऊ के सीनियर टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर एसके शर्मा। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के संक्रमण काल में हल्दी के प्रयोग को लेकर बहुत जोर दिया गया। लेकिन आपकी दृष्टि में हल्दी का हमारे जीवन में सामरिक महत्व क्या है? हल्दी से भारतवर्ष के लोग काफी परिचित हैं, लेकिन हल्दी में एक औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसको दैवीय रूप से हम पूजते हैं। हिंदू धर्म में हल्दी को मांगलिक कार्यों में लाया जाता है। कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हम हल्दी का उपयोग करते हैं। हल्दी हमारे जीवन से नकारात्मक चीज़ों को बाहर करती है और धनात्मक चीज़ों को हमारे अंदर प्रवेश करती है। जो भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य किए जाते हैं उसमें हल्दी का विशेष महत्व है। हल्दी एक औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल एक्टिविटीज के कारण ये हमें अंदर से रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की बढ़ाती है। जो इस समय वर्तमान समय में विश्व में कोरोना महामारी आई, जिससे पूरा विश्व के लोग काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन भारतवर्ष में क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने
हमारे रसोई में एक इम्यूनिटी बूस्टर को पहले से स्थापित कर रखा था, जिसके कारण भारतवर्ष में कोरोना वायरस का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों कि भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने इसमें औषधीय गुणों को पहले ही जांच परख लिया था, इसलिए उसको हमारे घर में रसोई में स्थापित कर दिया और हमारे मांगलिक कार्यक्रम में भी इसको स्थापित कर दिया। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरस एक्टिविटीज होने के कारण ही हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ी हुई है, उसके लिए कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत ही सहायक हुई है। डॉक्टर साहब, दक्षिण भारत की जलवायु और भूमि हल्दी की खेती के लिए बहुत अनुकूल है, लेकिन जब हम उत्तर भारत की बात करें और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो हल्दी की खेती की क्या संभावना है और इसका सही समय क्या है? हल्दी की खेती के लिए अधिक आर्द्रता वाली जलवायु की आवश्यकता होती है, जिसका तापमान 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। दक्षिण भारत में हल्दी की खेती इसलिए सबसे अधिक मात्रा में होती है क्योंकि वहां की जलवायु का तापक्रम 20 से 30 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हल्दी की खेती प्रायः किसान इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। लेकिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में किसानों के लिए हल्दी की खेती के लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ने एक किस्म केसरी विकसित की है, जो उत्तर भारत के किसानों के लिए काफी लाभप्रद है। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बहन भाई हल्दी की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह की प्रजातियों का चयन करना पड़ेगा और ये बीज की उपलब्धता उन्हें कहां से होगी? कृषि विश्वविद्यालय और संस्थानों द्वारा हल्दी की प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें हमारे संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के द्वारा केसरी, कृष्णा, मुग्धा, प्रभा, राजेश सोनिया और स्वर्णा पीताम्बरा नामक प्रजातियां, उन्नतशील प्रजातियां संस्थान और विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित की गई हैं, जिनका व्यावसायिक रूप से खेती की जा रही है। डॉक्टर साहब, हल्दी की खेती के लिए हमारे किसान बहन भाई अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें और उन्हें बुआई से पहले बीजोपचार किस विधि से करना है? हल्दी की खेती के लिए खेत की तैयारी 3 से 4 बार जुताई करके और पाटा लगा करके हल्दी की खेत की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। उसके साथ इसके प्रकंदों या राइजोम को 0.25 डायथेनियम 45 से इसका उपचार करके और अच्छी उपज के लिए राइजोबियम कल्चर से भी इसको उपचारित करके बीज को लगाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हल्दी की खेती करने के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए और बुआई का सही तरीका क्या है? हल्दी की बुआई 2 विधियों से की जा सकती है, एक समतल भूमि पर और एक कुंड बनाकर, जैसे आलू की बुआई करते हैं। हल्दी की खेती के लिए 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होती है, जिसमें 3 आंखें होते हैं। वो प्रकंद बुआई के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यदि प्रकंद बड़े हों तो उनको काटकर फंजीसाइड से उपचारित करके बुआई की जा सकती है। डॉक्टर साहब, हल्दी की खेती में अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हमारे किसान बहन भाइयों को सिंचाई प्रबंधन एवं उर्वरक प्रबंधन किस तरह से करना है? हल्दी की खेती के लिए 20 से 25 क्विंटल की दर से बीज की आवश्यकता होती है। 3 आंखों वाले प्रकंदों को बोया जा सकता है। यदि प्रकंद बड़े हैं तो उनको काटकर और उपचारित करके इसकी बुआई की जा सकती है। डॉक्टर साहब, हल्दी की खेती में हमारे किसान बहन भाइयों को फसल सुरक्षा को लेकर क्या सतर्कता बरतनी है जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन प्राप्त हो? 15 मई से 15 जून के बीच में इसकी बुआई करते हैं
और उसके बाद में उत्तर भारत में मानसून वर्षा ऋतु आ जाती है। शुरुआत में 2-3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। उसके बाद वर्षा ऋतु के उपरांत अक्टूबर में 1 सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद हल्दी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए अच्छी जीवाश्म और गुणवत्ता वाली खाद की आवश्यकता होती है, जिसमें से 20 से 25 टन कंपोस्ट की खाद या गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से हम डाल सकते हैं। और इसकी अच्छी उपज के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम डाल सकते हैं। पहले आधा नाइट्रोजन का भाग और पूरा फास्फोरस और पोटास का भाग बुआई के समय, और फिर 45 से 60 दिन के बाद एक निराई करने के बाद हम 30% नाइट्रोजन का छिड़काव कर सकते हैं। इससे हमारी उपज बहुत अच्छी प्राप्त होती है। डॉक्टर साहब, हल्दी की खेती में खुदाई एवं प्रसंस्करण करते समय हमारे किसान बहन भाइयों को किन बातों को ध्यान में रखना है? हल्दी में किसी प्रकार के रोग अधिकता से नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां और रोग जैसे लीफ स्पॉट, सूट बोरर की बीमारियां कहीं कहीं या नेमेटोड की बीमारियां हल्दी की खेती में पाई जाती हैं। डॉक्टर साहब, हल्दी की खेती में कंद के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य उत्पाद भी प्राप्त किया जा सकता है? हल्दी की खुदाई के बाद इसका प्रसंस्करण करना बहुत जरूरी है। जितनी आपको दोबारा खेत में बीज को लगाना है उनको अलग रख लें। बाकी प्रकंद को साफ करके उबाल करके हम और अच्छी धूप में सुखा करके इसको हल्दी के पाउडर के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान बहन भाई हल्दी की वैज्ञानिक खेती करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने किसान भाइयों को हल्दी की खेती के बारे में ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना पैर जमा चुकी है, उससे निजात पाना अभी संभव नहीं है। इसलिए हल्दी में जो औषधीय गुण, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसलिए हल्दी की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ी है। हमारे किसान भाई हल्दी की खेती करके अधिक इनकम प्राप्त कर सकते हैं और उसके लीफ से सुगंधित तेल निकाल करके भी अपनी आय दूनी कर सकते हैं, जो कि इस कोरोना वायरस में जो हमारे किसान भाई, मजदूर भाई जो अपने गांव में लौटे हैं, जो भी बेकार पड़ती पड़ी हुई जमीन पर अपनी हल्दी की खेती करके अपनी जीवन यापन करने में और देश के इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हल्दी की वैज्ञानिक खेती के बारे में हमारे किसान बहन भाइयों को इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपको धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हल्दी की वैज्ञानिक खेती हम किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। प्रदेश में धान की कटाई प्रारंभ हो गई है। धान की कटाई मुख्यतः 2 ढंग से की जा रही है, एक कंबाइन हार्वेस्टर से और एक हाथ से या रीपर से। ये पिछले वर्षों में देखा गया कि धान की कटाई के बाद चूंकि गेहूं की बुआई हमें 15-20 दिन के अंदर करनी होती है, तो किसान भाई जो धान का स्टबल है उसको जला देते हैं। यह जलाना पर्यावरण के लिए सबके लिए नुकसानदेह है। जहाँ एक तरफ ये पर्यावरण में प्रदूषण पैदा करता है, पर्यावरण में धुआं होने से लोगों को बीमारी हो जाती है, लंग्स की बीमारी जाती है। और इस समय आप देखिए कोरोना काल में लंग की बीमारी सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। अगर किसी को धुएं के कारण लंग की बीमारी हो गई तो उसका आदमी का बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा ये मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। मिट्टी का जो सॉइल का मित्र कीट है ये मर जाते हैं, नमी को नुकसान होता है, प्लस उर्वरा शक्ति में कमी आती है
और हमारे पैदावार में कमी होती है। तो यह इससे कई तरह के नुकसान हैं। अतः प्रदेश, विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर ये अनुरोध कर रहे हैं किसानों से कि पराली न जलाई जाए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और नेशनल राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मुकदमे चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्ट आदेश है कि पराली किसी दशा में न जलाई जाए। पराली जलाने पर एनजीटी का आदेश है, उसने उसको संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इसको देखते हुए पर्यावरण क्षति वसूली का 1 एकड़ में अगर पराली जाएगी 2,500 रुपये, 1 एकड़ ज्यादा ली गई 5 एकड़ तक 5,000 रुपये का, और 10 एकड़ से ज्यादा 5 एकड़ से ज्यादा पे 15,000 रुपये तक का वसूली का प्रावधान है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लास्ट ईयर जो घटनाएं घटी थी, पूरे प्रदेश में 4,230 जलने की घटनाएं घटी थी। इसके लिए शासन प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से फसल अवशेष को प्रबंधन करने के लिए एक योजना चलाई जा रही है, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, जिसमें इंडिविजुअल किसानों को, व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी पर 14 तरह के यंत्र उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य हैं सुपर स्टार मैनेजमेंट सिस्टम, मल्चर, पैडी स्टार चापर, श्रेडर, श्रम मास्टर, रोटरी स्लैशर, बेलर, रिवर्सिबल एमबी प्लाउ, सेल्फ प्रॉपेट रीपर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, जीरो टील सीड, कंफर्ट टील। जिसमें सुपर सीडर और हैप्पी सीडर का उपयोग फसल और से जब आपका स्टबल खड़ा हो, पराली खड़ी हो, उसी दशा में गेहूं की बुआई में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनुदान, इसके अलावा समूहों को 80% अनुदान पर यंत्र उपलब्ध कराया जाए, जैसे 5 लाख रुपए तक के यंत्र इंस्टीट्यूट योजना से, प्लस 5 से 15 लाख तक के यंत्र जो दूसरी योजना यंत्रीकरण की उससे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक यंत्रों खरीदिए, जो सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार जो सुविधा दे रही है उसका लाभ उठाइए और यंत्रों का क्रय करके उनको जो भी पराली है उसको खेतों में ही नष्ट कर दीजिए और उसको सड़ा करके खाद बनाई जाए। इसके लिए प्रदेश सरकार ने का जो कंबाइन हार्वेस्टर कटाई हो रही है उसके साथ सुपर एसएमएस का अनिवार्यता प्रयोग करना आवश्यक किया है। इसके साथ अगर कहीं सुपर एसएमएस नहीं है कंबाइन में, तो उसमें मल्चर का, शेडर का, बेलर या स्टार रैक का उपयोग किया जाए, जिससे जो स्टबल है, पराली है जो खड़ी दशा में, उसके छोटे छोटे टुकड़े बन करके वो जमीन पर फैलाई जा सके। और इसको फिर पानी लगा करके साथ में वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करके इसकी खाद बनाई जा सकती है। वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करने से जो खाद बनाई जाएगी उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और आपकी उपज की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक प्रावधान और किया है कि जो पराली है अगर किसान उसको और अन्य उपयोग में लाना चाहता है तो उसमें ला सकता है, प्लस इसको निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाया जाए। इसके लिए राज्य जिलों को आदेश दिए गए हैं कि इनको इकट्ठा करने की व्यवस्था की जाए और निराश्रित गौ स्थलों में पहुंचाया जाए, जिससे गौओं को, जो वहाँ पशु हैं, उनको चारा आसानी से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि इसको 25% चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्लस इसके साथ ही गौ आश्रय स्थलों में ये बिछावन का काम भी करेगा, अन्य काम में भी आएगा। ऐसे अभी तक के हमारे पास आंकड़े हैं, करीब 11,000 टन पराली गौ आश्रय स्थलों में पहुंचाई जा चुकी है। तो इसी सबसे हमें हमारी प्रदेश सरकार की करबद्ध प्रार्थना है किसानों से कि कृपया पर्यावरण को नुकसान को देखते हुए, प्रदूषण को देखते हुए किसी भी दशा में पराली इस साल न जलाएं। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्ट आदेश हैं कि इसमें एक्शन लिया जाए और लोगों को जलने से रोका जाए, साथ में घटनाएं न्यूनतम हो जाएं। अभी जो हमारे यहाँ कटाई करीब 50% कटाई हो चुकी है और 202 घटनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं, जो कि किसी दिशा में ठीक नहीं है। सबसे अनुरोध है कि आप लोग पराली को न जलाएं और पराली का अन्य उपयोग करें। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागबानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ मनाया जाने वाला हर एक पर्व किसी न किसी फसल की उपज और उसकी कटाई से संबंधित होता है। दीपावली भी एक ऐसा ही पर्व है। जब खरीफ की फसल काटी जाती है, तब किसान अपने लहलहाते खेतों को कटते देख खुशी से झूम उठता है और अपने घर में दिए जलाकर अपने घर को रोशन करता है। साथ ही साथ धरती माँ से ये प्रार्थना भी करता है कि हे माँ, अगली फसल भी मेरे घर सुख और समृद्धि लाए। जागो जागो धरती माता, जागो जागो धरती माता। सजा आरती थाल, सजा आरती थाल, आज हर दीपक तुझे जलाता। जागो जागो धरती माता, जागो जागो धरती माता। बहनों भाइयों, इस बार की दीपावली सुख संपन्नता, अच्छा स्वास्थ्य एवं रोजगार के नए अवसर प्रदान करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।